नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव की ताज़ा तरीन समीक्षा के साथ मैं आनंद सिंह आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। 10 नवंबर को चुनाव जब आएंगे, हमारे सामने एक नया दृश्य हो सकता है। 10 नवंबर को नीतीश कुमार चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाए। हो सकता है कोई नया चेहरा बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो, लेकिन ये तो 10 नवंबर तक इंतज़ार करने वाली बात है। आज महत्वपूर्ण ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं उनसे आपको रूबरू कराया जाए। मुख्यमंत्री का पद एक है, कोई एक ही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन उसके दावेदार बड़े चेहरों की बात करें तो एक नहीं 6 हैं। उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, पप्पू यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हालांकि कहीं न कहीं मन में ये एक मीठी मुस्कुराहट और मीठी सुखभुगाहट के साथ वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी भी मुख्यमंत्री बनने की प्रत्याशा में थे, लेकिन उनका सपना चूर चूर हो गया। कहाँ 25 सीट और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात चल रही थी और एक झटके में वो संपन्न हो गया। महागठबंधन का हिस्सा होते हुए वो आज की तारीख में एनडीए का हिस्सा है, तो कहीं न कहीं उनके मन में भी बिहार को लीड करने की, बिहार को नेतृत्व देने की बात थी, लेकिन वो सारा कुछ धूल धूसरित हो चुका है। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के ऐलानिया मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। चिराग पासवान के मन में भी कहीं न कहीं बिहार का मुख्यमंत्री बनने की बात है, लेकिन उसके समर्थक कह रहे हैं चिराग पासवान इस मुद्दे पर कुछ कह नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर के स्वाभाविक सी बात है कि आप अगर बिहार में हैं या उत्तर प्रदेश में हैं या कहीं भी हैं, तो आप चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि आप जीतें, और उस जीत के बाद आपकी पहली कोशिश यही होती है कि किसी भी तरीके से हम लीडिंग पोस्ट को जाकर के ऑक्यूपाई करें। हालांकि ये इतना आसान नहीं है और इसीलिए इसे पॉलिटिक्स कहते हैं। इस बार के बिहार चुनाव की सबसे बड़ी जो विशेषता मुझे दिख रही है वो ये है कि ये चुनाव मुद्दा विहीन है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुद्दे बहुत सारे हैं। पलायन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, कोसी के कहर का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, शराबबंदी का मुद्दा है, अनेक मुद्दे हैं। लेकिन आप देखिए इस चुनाव में कहीं इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। नीतीश कुमार ने बड़े जोर शोर के साथ शराबबंदी को लागू किया था, लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि जिस सभा में मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं उसी सभा में 1/3 लोग दिन में ही पौआ लगा करके बैठे हुए हैं और वो हर बार नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा बुलंद किए हुए हैं। ये मजाक टाइप का लगता है कि क्या आपने किया साहब, आपने लोगों से कहा कि हम शराबबंदी लागू कर रहे हैं और एन चुनावी साल में ही कैमरे के सामने लोग आकर के कह रहे हैं कि हाँ मैंने दारू पी है और नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार ने दारूबंदी कर दिया, शराबबंदी कर दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन साहब हमको तो मिल रहा है। ये अलग बात है कि जो 100 रुपये में दारू मिल जाती थी, शराब मिल जाती थी, अब वो 500 रुपये में मिल रहा है। अब इस पर आप अपने हिसाब से चिंतन कीजिए, इस पर आप अपने हिसाब से मनन कीजिए, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ा। कोसी का कहर हर साल कोसी अपना विकराल रूप दिखाती है। हजारों लोग बेघर होते हैं, मवेशियां जान से हाथ धोती हैं, घर बार बर्बाद होता है, धन संचय सारा कुछ चौपट हो जाता है।
हमारे नीतीश कुमार को इस बात की बड़ी चिंता होती है कि कोसी हर साल अपना विकराल रूप दिखलाती है, लेकिन ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि पिछले 15 साल में आपने कोसी के कहर को रोकने के लिए क्या किया। केंद्र में आपकी सरकार, स्टेट में आपकी सरकार, डबल इंजन की सरकार, और अगर डबल इंजन की सरकार है तो कोसी का कहर रुकता क्यों नहीं है? दिक्कत कहाँ पे है? और अगर आप 15 साल में कोसी के कहर को रोक नहीं पाते हैं तो ये सवाल आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि आपको मुख्यमंत्री क्यों रहने दिया जाए, तो वो क्या गलत पूछ रहा है? जिसकी जान जा रही है उससे पूछ करके देखिए कि उसके परिवार का कितना बड़ा नुकसान होगा। और ये कहर आज से नहीं है, ये तो एक जमाने से चला रहा है। बीते 15 साल से चूंकि बिहार आपके हाथ में है तो ये सवाल आपसे पूछना लाजमी है। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। सासाराम के एक सज्जन से मेरी बातचीत हो रही थी। एक ही सज्जन की बात मैं क्यों करूं? एक सज्जन कभी एग्जाम्पल नहीं बनता, वो तो अपवाद होता है। लेकिन आप सासाराम में चले जाइए, सासाराम में भ्रष्टाचार की खुली कहानियां हैं। सड़कें जो बनी है वो टूट गई 3 महीने के भीतर। धान का MSP आपने 1700 रुपये फिक्स कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आपके यहाँ जो किसान है वो धान, उनको सरकारी खरीद का रेट 1700 रुपये बता करके 1400 रुपये दिए जाते हैं, 300 रुपये दलाली में जाता है। ये भ्रष्टाचार है। और इसके सबूत सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन जुटा लेगी। आप 15 साल से सरकार चला रहे हैं, आपको तो पता ही होगा कि कहाँ भ्रष्टाचार है और नहीं है। पर चूंकि चुनाव का साल है और चुनाव के साल में आप इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रतिपक्ष आपसे सवाल करेगा और आपको भन-भनाना नहीं चाहिए। आप जब भन-भनाते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात की स्वीकृति होती है कि हाँ, स्टेट में करप्शन चल रहा था, आप इसको रोक नहीं पाए। आप कई बार कहते हैं कि कल कारखाने नहीं लग सकते इसलिए कि यहाँ पानी का हिसाब किताब अलग है, डेमोग्राफी अलग है, यहाँ लोग आना नहीं चाहते हैं। आप बार बार लालू राज, जंगल राज की बात करते हैं। क्या था जंगल राज में? आप गरीब गुरबा से बात करके देखिए, वो यही कहते हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, कि साहब पहले हमको उच्च जाति के लोग अपने यहाँ बैठने नहीं देते थे। लालू यादव ने हम लोगों की इतनी हैसियत दी कि हम उनके सामने बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आई टू आई बात कर सकते हैं। तो इसको जंगल राज कहेंगे? जंगल राज तो वो है कि आपने शराबबंदी लागू कर दी, पूरे मशीनरी को आपने झोंक दिया और उसके बाद भी शराब आपके बिहार में बिक रही है। आपने बच्चों को साइकिल दे दी, बहुत अच्छा काम किया। तो क्या इससे पलायन रुक गया? सवाल ये भी उठता है कि 15 साल में आपने टेक्निकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज कितने बनाए? परिणाम निकलेगा 0, एक भी नहीं बना। जो लोग पानीपत जा रहे हैं, सोनीपत जा रहे हैं, गुड़गांव जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो इन चुनावों में, और खास करके ये जो 2020 का विधानसभा चुनाव है, इसमें ये मुद्दे सरगर्म हैं। सारे लोग इस पर एकजुट होकर के बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छा काम अगर कोई लड़की कर रही है तो वो है पुष्पम प्रिया चौधरी। मैं नहीं जानता पुष्पम प्रिया चौधरी कौन है, सिवाय इसके कि वो विनोद चौधरी एक्स MLC की बेटी है। पर उसका जो विजन है, जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, चाहे उनका खोइछा अभियान रहा हो या वो बिहार को लेकर के जिस आइडियोलॉजी को लेकर के चल रही हैं, आप हो सकता है उससे असहमत हो सकता है मैं भी कई बातों से असहमत हूँ, लेकिन वो एक बेटर बिहार के लिए सोच रही हैं। उसमें काम की बात है, उसमें पलायन रुकने की बात है, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है। सबसे खास बात यह है कि इन मुद्दों पर आज तक किसी ने कोई बात की ही नहीं। नीतीश कुमार कहते हैं कि मैंने घर घर नल पहुंचा दिया। घर घर नल पहुंचा दिया, कौन सा बड़ा तीर मार लिया भाई? 15 साल आपको सरकार में रहते हुए हो गए और 15वें साल आप कह रहे हैं कि मैंने घर घर नल पहुंचा दिया, तो ये तो समझने वाली बात है। ये तो आपके पहले 5 साल में ये काम हो जाना चाहिए था, आपने इसको 10 साल डिले किया। क्या मतलब है इसका? जिस आदमी को पेयजल नहीं मिल रहा है, वो पेयजल के लिए अगर 15 साल इंतजार करता है, तो इससे आप खुद ही अपनी मॉनिटरिंग और क्रेडिटिंग कर सकते हैं कि आपकी सरकार कितनी विश्वसनीय है। दूसरी बात यह है
कि जो सत्ता पक्ष में बैठा रहेगा उससे सवाल पूछा ही जाएगा, और सवाल क्यों नहीं पूछना चाहिए। भाई आप वोट मांगना चाहते हैं, आपको वोट मिलेगा, जो आपके प्रशंसक होंगे आपको वोट देंगे। हो सकता है कि आप चुनाव जीत जाए। आप तो चुनाव वैसे भी, नीतीश कुमार चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं, वो एमएलसी हैं। ये भी अपने आप में बड़ा रहस्यमय है कि आप एमएलसी क्यों हैं भाई? आप जन नेता हैं, आप कर्पूरी ठाकुर को और जयप्रकाश नारायण को मानने वाले आदमी हैं, आपको चुनाव लड़ने में दिक्कत क्या है? तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है बिहार में वो डिफेंसिव मोड में है। सत्ता पक्ष को ये कहीं ना कहीं से महसूस होता है, ये लगता है कि जो विपक्ष है ये अलग अलग धड़ों में बट गया है, तो अच्छा हुआ वोटों का बंटवारा हो जाएगा और हम आराम से सरकार बना लेंगे। ये भ्रम जाल है। जो इस भ्रम जाल में फंसा वो गया, मेरी बात याद रखिएगा।